नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम यहाँ पर एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, करंट न्यूज डिस्कशन। मित्रों, हम यहाँ पे उन न्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू की न्यूज हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारी न्यूज हमारे पास आती रहती हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे समाचार चैनल हैं जिससे हमको न्यूज मिलती रहती हैं, लेकिन उसमें काम की न्यूज बहुत कम होती हैं। हम यहाँ पे ऐसी न्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ये न्यूज थोड़ा सा मैं लेट में दूंगा। ये हो सकता है कि आपको 3 दिन 4 दिन बाद मिले, लेकिन ऐसी न्यूज होंगी जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की न्यूज हम इसमें देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि उन न्यूज को ही लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहली न्यूज, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये आपकी न्यूज है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको DAY NRLM के तहत, ये कहते हैं, इसके तहत एक नई उप योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, AGY। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है और एक उप योजना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो और इस योजना का उद्देश्य क्या है हम देख लेते हैं। तो ये स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराएगी। तो आजीविका के वैकल्पिक स्रोत स्वयं सहायता समूह को, SGH का संबंध है इससे। आगे हम बढ़ते हैं। इसके तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें ई रिक्शा, 3 and 4 व्हीलर, जो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर मोटर परिवहन होते हैं, जैसी सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए दूरदराज के गांवों, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मुख्य सेवाओं और सुविधाओं से इनको जोड़ा जा सकेगा। तो ये रही आजीविका ग्रामीण मिशन। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है और SGH के माध्यम से कि सदस्यों के द्वारा सदस्यों को वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारी एक स्कीम हो गई। आगे हम देखते हैं नेवर इन आर्म्स। नेवर इन आर्म्स, ये लैरी प्रेसलेर हैं, ये राइटर हैं। इनके द्वारा लिखित ये नेवर इन आर्म्स, ये एन अमेरिकन सीनेटर्स क्वेस्ट फॉर डिसआर्मामेंट इन ए न्यूक्लियर सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा नाम है, को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये अमेरिकी सीनेट के शस्त्र नियंत्रण उपसमिति के ये अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पे बुक के तौर पे इसको पूछा जा सकता है कि ये बुक किसकी है, आप याद रखिएगा, लैरी प्रेसलर की ये बुक है, नेवर इन आर्म्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह के बारे में आप सब जानते हैं, इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो पाइका विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। ये 200 साल इसके पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि औपनिवेशिक आकांक्षाओं द्वारा लिखित इतिहास को लोक और प्रेरक इतिहासकारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय समझा जाता है और शिक्षाविदों को स्वदेशी स्रोतों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है, निबंध में यूज कर सकते हैं। मुखर्जी पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पे, जब UPSC का एक ट्रेंड रहा है, जब कोई 200 वर्ष 100 वर्ष ऐसे कुछ पूरा होता है तो उसके बारे में ये हमेशा उस घटना के बारे में ये प्रश्न उठाता है। तो पाइका विद्रोह आप लोग बहुत सही से पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा में 1817 में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा में, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना ये क्या है? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट यही है, हमारा यहाँ पे डिस्कस करने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि इसी समय याद हो जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं इसने। और ये जो योजना होगी ये केंद्र प्रायोजित होगी। इसके तहत केंद्र और राज्यों और संघों के साथ जो लागत अनुपात होगा ये 60-40 होगा। और जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं, उत्तर पूर्व और 3 हिमालयी राज्यों को, है ना, टोटल जो है इनको 90-10 के अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है ना। गर्भवती महिलाओं को इसके अंतर्गत 5,000 की सहायता 3 किस्तों में। तो यहाँ पे पूछ लेगा
3 या 2 या 4 किस्त में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 किस्तों में। ये ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में जैसी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कितनी किस्तों में? तो 3 किस्तों में ये पूछे दिया जाएगा 5,000 की सहायता। और आधार लिंकेज, संस्थागत प्रसव, गर्भावस्था पंजीकरण, टीकाकरण की शर्तों के साथ यह है, यानी कि ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 3 राज्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने दी है। क्या है, 19 जुलाई 2017 को 3 राज्यों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ये 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है और सिक्किम है। तो ये राज्य आप ध्यान में रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वारा वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय के सचिव अजय नारायण की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय संचालन समिति ने मंजूरी दे दी। तो ये जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय संचालन समिति ने इसको मंजूरी दी है। इसको क्या बोलते हैं? NAFCC, NAF और फिर CC। ठीक है ना, तो ये आगे बढ़ते हैं। TR जेलियांग नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। TR जेलियांग, तो ये कहाँ के बने? नागालैंड के। तो राज्यपाल PB आचार्य ने TR जेलियांग को नागालैंड का नया मुख्यमंत्री, कभी कभी राज्यपाल सुमेलित करने में पूछ लेता है, आप याद रखिएगा कि नागालैंड के इसमें राज्यपाल PB आचार्य हैं। तो इन्होंने TR जेलियांग को नागालैंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने विधानसभा की विश्वास मत उन्होंने जीता, 59 से 47 वोट मिले। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। गौरतलब है कि राजनीतिक उठापटक के बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पर TR जेलियांग ने राज्यपाल के समक्ष गोपनीयता की शपथ ली। आगे हम बढ़ते हैं। गोपाल बागले PMO के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो वरिष्ठ ये राजनयिक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे, तो इनको PMO के संयुक्त सचिव के रूप में इसको नियुक्ति दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर ये विनय मोहन क्वात्रा ये थे। ठीक है ना, तो विनय मोहन क्वात्रा पहले ही फ्रांस में भारत के राजदूत के पद पर नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर पहली बार एक महिला की नियुक्ति हुई है। तो जहां पे महिला, दलित, इस टाइप की न्यूज आती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, वहां से अगर कोई प्रश्न उठता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिटेन सरकार ने 21 जुलाई 2017 को ब्रेंडा मार्जोरी हाले, ये नाम याद रखिएगा बहुत सही से, यूपी पीसीएस का बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है, को सर्वोच्च न्यायालय में देश के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, ब्रेंडा मार्जोरी हाले। अगला देखते हैं। लोकसभा ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक है, पहले से ही है हमारे यहाँ सब विधेयक, तो ये संशोधन विधेयक है। तो इसमें का अधिनियम पास कर दिया है लोकसभा। ये विधेयक पेश करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इस समय निजी स्कूलों में करीब 5.5 लाख और सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारी न्यू कमजोर हो जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी न्यू कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो मानक शिक्षक है ही नहीं है। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला जो भी पाठ्यक्रम जो ये लोग पढ़ाते हैं, इसका बहुत नुकसान है, बहुत नुकसानदायक है। ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। देखो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति, अगले न्यूज देखते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो ड्यूटर्टे ने, तो ये नाम याद कर लीजिए, कभी कभी सुमेलित करने में पूछ लेता है यूपी से, तो डायरेक्ट पूछेगा। देश के दक्षिणी द्वीप मिंडनाओ में मार्शल लॉ की समय सीमा बढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखिए कई फैक्ट हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रॉड्रिगो ड्यूटर्टे, और यहाँ दक्षिणी द्वीप मिंडनाओ, तो ये यहाँ मिंडनाओ कहाँ का द्वीप है? तो ये फिलीपींस का दक्षिणी द्वीप में मार्शल लॉ की समय सीमा बढ़ा दी है। तो यहाँ के कानून निर्माताओं ने मिंडनाओ के अस्थिर द्वीप के इस्लामिक स्टेट, तो यहाँ पे कारण आप जान ही रहे होंगे, यहाँ पे आईएस का विद्रोह चल रहा है, ISIS का, इसको अब IS बोलते हैं, से निपटने के लिए मार्शल लॉ का विस्तार करने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। और यहाँ पे जो है इस्लामी राज्य से जुड़े आतंकवादियों ने मई के बाद से ही दक्षिण फिलीपींस में स्थित एक शहर मारवाई है, ये शहर कहाँ है? ये शहर भी पूछा जा सकता है कि मारवाई कहाँ है, तो ये दक्षिण फिलीपींस में है, ये कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। कई मुस्लिम विद्रोही समूह मिंडनाओ को
स्वायत्तता प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए कुछ इसमें कटा है कि संयुक्त अरब अमीरात, आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने इजराइल में अल अक्सा मस्जिद को फिर से खोलने की मांग की है। फिर से इसको खोलने की इसने, देखिए पूरा आ गया, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने इजराइल में अल अक्सा मस्जिद को फिर से खोलने की मांग की है। तो ये देखिए आप कि ये जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान दीजिएगा, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने की है, इजराइल को अल अक्सा मस्जिद को फिर से खोलने के लिए कहा। अब ये इजराइल को कहा है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है। जॉर्डन के निचले सदन में फिलिस्तीनी संसदीय समिति ने अल अक्सा मस्जिद में इजराइल कार्रवाई को खारिज कर दिया और विदेश मंत्री ऐमान शफादी ने कहा कि जॉर्डन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पवित्र मस्जिद में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को अस्वीकार करता है। और पिछले दिनों इजरायली नागरिकता वाले 3 अरबी मूल के नागरिकों ने, 3 अरबी मूल के जो नागरिक थे, इन्होंने मस्जिद परिसर में इजराइल के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। ये मामला यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, जिसके बाद इजरायली अधिकारियों ने 48 घंटे के लिए मस्जिद को बंद कर दिया था। ठीक है, ये मामला हुआ था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि ये अल अक्सा मस्जिद है ना कहाँ है, तो अल अक्सा मस्जिद आप याद रखिएगा इजराइल में है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। केरल राष्ट्रीय क्रांति पार्टी कांपा के अध्यक्ष उझाऊर विजयन का निधन हो गया, तो ये इनकी पार्टी पूछी जा सकती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांपा। ठीक है ना, तो ये प्रांतीय अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया, ये 60 साल के थे। इनकी पार्टी पूछी जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के जन्मस्थान कोट्टायम जिला इनका जन्मस्थान था। तो विजयन ने अपने छात्र जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है कि छात्र शाखा केरल स्टूडेंट यूनियन के नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, कांग्रेस के पूर्व सांसद शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया है। तो ये पीसीएस का बिल्कुल पक्का प्रश्न है, ये मान लीजिए कि शिवाजी राव पाटिल किस पार्टी से संबंधित थे, या ऐसे पूछा जाएगा, ये पार्टी तो नहीं पूछा जाएगा, क्या थे, तो ये सांसद थे, नेता थे। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल के पिता थे शिवाजी राव पाटिल, ये स्मिता पाटिल के पिता थे, इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है स्मिता पाटिल। ठीक है ना, तो और ये 92 साल के थे, बहुत जिए। और शिवाजी राव ने महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य कैबिनेट के सदस्य ये रह चुके, और पाटिल को 2013 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। देखिए और इंपॉर्टेंट हो गया। 92 से 98 तक राज्यसभा के सदस्य, 1960 से 1967 के बीच एमएलसी, और महाराष्ट्र विधानसभा में 1960 से 67 के बीच में विधायक रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या थे। ठीक है ना, तो इतना आप अगर ध्यान रहेगा तो इतना तो ध्यान आ ही जाएगा कि क्या थे ये। अगला न्यूज देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुबई को MENAASA क्षेत्र के लिए डाटा हब के रूप में चुना है। तो ये MENAASA क्षेत्र के लिए डाटा हब के रूप में चुना है संयुक्त राष्ट्र ने। ये क्या है, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुबई को मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया MENASA, तो ये थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इसको एक बार पढ़ के समझ लीजिए, क्षेत्र के लिए डाटा हब के रूप में चुना है। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया। दुबई को क्षेत्रीय सिटी डेटा हब के रूप में तैयार करने के लिए कार्य प्रगति पर है। दुबई जो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न बन सकता है कि दुबई क्या है, ऐसे दे सकता है विकल्प। ये फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। तो देखो ये फारस की खाड़ी आप लोग मैप में देख लीजिएगा कि इसकी लोकेशन क्या है, अरब प्रायद्वीप पर है। और दुबई नगर पालिका को अमीरात से अलग बताने के लिए कभी कभी दुबई राज्य बुलाया जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की बातें यहाँ पे होती रहती हैं, जो कि आप वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए, थोड़ा रोचक तथ्यों के बारे की तरह ध्यान में बैठा लीजिए। अगला देखते हैं। पूर्व वार्ड नंबर 1 60 पटर मनप्रीत कौर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट, पहला देखिए प्रश्न कहां से बनेगा, ये 60 पटर थे, कौन, मनप्रीत कौर, और ये पूर्व में वार्ड नंबर 1 रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
स्टेरॉइड लेने के आरोप में, स्टेरॉइड क्या होता है, हार्मोन होते हैं, तो ये पूर्व वनडर नंबर 1 60 पटर मनप्रीत कौर पर, तो 60 पटर है यही पूछा जाएगा। एथलेटिक संघ ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। पाबंदी लगने के बाद अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेंगी, यानी कि ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेल नहीं है, ये ना, ये क्या है, फीमेल है, नहीं ले सकेंगी। इनके नामों में जान नहीं मिलता है, मनप्रीत बन और ऐसे जसप्रीत, पता नहीं कैसे कैसे होता है। उल्लेखनीय है कि एशियाई चैंपियन 60 पटर, ये एशिया की चैंपियन रह चुकी हैं, मनप्रीत कौर डोप टेस्ट में नाकाम रही हैं। अगली न्यूज देखते हैं। चेन्नई ओपन का नाम बदलकर महाराष्ट्र ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट चेन्नई ओपन, एकमात्र ये था, आपको पता होगा, अब पुणे में आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित होगा, पुणे में, और इसे महाराष्ट्र ओपन का नाम दिया गया। टूर्नामेंट का अधिकार अपने पास रखने वाली आईएमजी रिलायंस ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस एसोसिएशन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत घोषणा की गई है कि 2018 संस्करण के लिए पुणे इस टूर्नामेंट का मेजबान स्थल होगा। तो पुणे ये हो गया और इसका नाम बदलकर महाराष्ट्र ओपन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो ये प्रमुख प्रश्नों में से होगा। आगे देखते हैं। लिंकिन पार्क के प्रमुख गायक चेस्टर बेनिंगटन का निधन हो गया। तो चेस्टर बेनिंगटन, पहला प्रश्न ये बनेगा कि क्या थे, तो ये गायक थे, ये आपका तैयार हो गया। दूसरा है कि ये लिंकिन पार्क के गायक थे, तो रॉक बैंड था ये लिंकिन पार्क, क्या था, रॉक बैंड, और ये एक्सपायर कर गए। तो इनका ये 41 साल के थे, और चेस्टर ने 7 सुपरहिट स्टूडियो एल्बम्स निकाले थे। लिंकिन पार्क बैंड के डेब्यू एल्बम हाइब्रिड थ्योरी की 1 करोड़ कॉपी बिकी थी। देखिए बहुत मायने रखता है। चेस्टर के निधन के पहले उनके बैंड ने एल्बम वन मोर लाइट का नया वीडियो टॉकिंग टू माई सेल्फ रिलीज किया था। तो टॉकिंग टू माई सेल्फ, वन मोर लाइट, ये सारे ऐसे टर्म आप याद रखिएगा किससे संबंधित है। वैसे पूछा ही जाएगा चेस्टर बेनिंगटन का संबंध किससे था, तो लिंकिन पार्क बैंड था, उसके ये गायक थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत साइबर स्पेस 2017 पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, आप इसको बहुत सही से ध्यान रखिएगा। तो साइबर स्पेस पे पूरी दुनिया में सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत में होगा, साइबर स्पेस पे। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये यही मंत्रालय कराएगा इसको, तभी स्पेस से संबंधित है ना, साइबर स्पेस से। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, तो ये मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि ये पांचवा है, ये ध्यान रखिएगा, 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का आयोजन 23 और 24 नवंबर को नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में लगभग होता ही है ऐसे आयोजन, लेकिन ध्यान रखने की बात है, भारत में इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन हो रहा है। ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हुआ है, या पहले कभी नहीं हुआ है। सही है, पहली बार हो रहा है, और इसमें करीब 100 देशों के 2000 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, और चौथी कॉन्फ्रेंस अप्रैल 2015 में नीदरलैंड के हेग में हुई थी। तो ये 5वीं है, जस्ट इसके पहले कहां हुई थी, नीदरलैंड में, और पहली बार आयोजन भारत में हो रहा है, और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2011 में हुई थी। तो आप इसको, सारी न्यूज को ध्यान रखिएगा, सब प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। एसबीआई ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो पूछा जा सकता है किसकी है, तो एसबीआई की है, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ये सूचित किया है इसने कि अचल संपत्ति सेवाएं, एसबीआई ने कहा कि अचल संपत्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई इंफ्रा प्रबंधन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। तो ये अचल संपत्ति सेवाओं का प्रबंधन करने से संबंधित है। एसबीआई ने नॉन कोर गतिविधियों को अलग करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए सहायक कंपनी का गठन किया है। ये बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संजय कोठारी राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त, राष्ट्रपति भी देखो बदल गए हैं। तो आपके जो नए राष्ट्रपति हैं हमारे राष्ट्रपति हैं, तो ये श्री महामहिम कोविंद जी है ना, रामनाथ कोविंद जी, तो इनके ये नए सचिव भी आ गए हैं, संजय कोठारी जी। तो ये लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे, और इनको रामनाथ कोविंद का सचिव बना दिया गया है। यहाँ पे ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे हम नाम नहीं लेते इनका, महामहिम या राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद। ठीक है, महामहिम का भी तो कुछ दिन पहले हटाया गया था, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक को राष्ट्रपति का प्रेस सचिव बनाया गया है। तो ये संजय कोठारी, ये इनको सचिव बनाया गया है ना, और इनको अशोक मलिक को प्रेस सचिव बनाया गया है। गुजरात कैडर के वरिष्ठ वन्य सेवा अधिकारी भरत लाल को रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन नियुक्तियों को 2 साल के लिए मंजूरी दी गई, तो 2-2 साल तक ये लोग रहेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $35 करोड़ की मदद रोकी। तो आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा आतंक को बढ़ावा देने के नाम पर प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि ये आतंक को कैसे फंडिंग करता है, आतंकवादियों को, और कैसे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $35 करोड़ की मदद रोक दी है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को गठबंधन समर्थन कोष, ये गठबंधन समर्थन कोष था इन दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, तो $35 करोड़ की मदद न देने का फैसला लिया है। और ये कदम तब उठाया है जब रक्षा मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद की ओर से कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाए जाने के बारे में वो पुष्टि नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा था कि इस पे कदम उठाइए, इन्होंने नहीं उठाया, तो वापस मतलब रोक दिया। पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क, तो ये हक्कानी नेटवर्क कहाँ का है? पाकिस्तान पर युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हितों पर कई बार हमले करने का आरोप है, समझे। और आतंकी गुट पर काबुल में भारतीय मिशन पर 2008 में बमबारी शहीद अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई घातक हमले का भी इल्जाम है। इस कारण से इन्होंने रोक दिया है। ठीक है, अच्छा ही किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो कभी शांत तो रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ ये ऐसी गतिविधि किया करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल हवाई टर्मिनलों के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये गवर्नमेंट बदलती है, ये सब होता रहता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने कानपुर के सिविल हवाई टर्मिनल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर, और बरेली के टर्मिनल का नाम नाथ नगरी रखने का प्रस्ताव किया। नाथ नगरी, बरेली क्या नाथ नगरी कर दिया, कानपुर वाले का गणेश शंकर विद्यार्थी कर दिया, है ना। और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ठीक है ना, और बसपा में भी ये मंत्री थे, भाजपा में भी मंत्री हैं, की ओर से पेश दोनों प्रस्तावों को विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तो मित्रों, ये हमने 21, 22, 23 3 जुलाई का 3 दिन का हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है। ये काम की न्यूज है आपके, कुछ ज्यादा काम की हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम काम की हैं। आगे हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा एनसीईआरटी और एस से संबंधी और ज्योग्राफीज के वीडियोस, इस समय एनसीईआरटी की कक्षा 6 की ज्योग्राफी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब आप मटेरियल इस पे देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, न किया हो तो प्लीज कर लीजिए। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फेसबुक पर ये ग्रुप है, जहां पे अगर आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको वहां से स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में या स्लाइड्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप अपने डिवाइस में इसको रख के पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।